गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने संडे मॉर्निंग को ये सेशन के लिए लॉग इन किया है, इसलिए वन सेक। हाँ, मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने संडे मॉर्निंग को ये सेशन के लिए लॉग इन किया है, इसलिए वन सेक। हाँ, मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस, वन सेक। यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग। स्टार्टिंग में ही मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सेशन में आपको ये पर्पज ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कभी आएगा। पर्पज ये है कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश आता है, जो कि आने ही वाला है, क्योंकि जो ऊपर जाता है वो नीचे आएगा, नीचे जाता है वो ऊपर जाएगा। काफी बड़ा रैली हुआ है, कभी ना कभी वो नीचे आएगा, लेकिन वो बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। उसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो अल्ट्रा हैप्पी रिच लोग होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। मोहना जी, दिस वेबिनार इज इन हिंदी, सपोज टू बी हिंदी, so I will continue in Hindi. Probably in a few weeks times, I will conduct this webinar in English. So पॉइंट ये है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा, और फिर कैसे प्रिपेयर करोगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ करंट इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर आज बात करेंगे। फिर वेल्थ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और 5 सीक्रेट्स मैं बताऊंगा अल्ट्रा हैप्पी रिच लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं मार्केट क्रैश के लिए, अच्छी वेल्थ बिल्डिंग के लिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एंड ऑफ द सेशन 5 मिनट्स में मेरे अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी के बारे में मैं बात करूंगा। ये मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो है, करंटली 130% के रिटर्न है, यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट बहुत ज्यादा काइंड है हम सबके ऊपर, आपके भी ऐसे ही रिटर्न्स होंगे। ये म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है, 37% के रिटर्न्स है। ऑफकोर्स आपके भी ऐसे होंगे। फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है आदित्य पालव, एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अप्रैल 2017 से ये बिजनेस में प्रोफेशनली हूँ। 410 प्लस क्लाइंट्स है, 8 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है। 2002 से डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। बहुत बार आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हैप्पी रिच का मैं बोलता हूँ तो हैप्पी रिच का मतलब क्या है। हैप्पी रिच का मतलब जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन अगर कम पड़ जाए हमें सफोकेशन होने लगता है, एग्जैक्टली वैसे ही आपके लाइफ के जो भी फाइनेंशियल माइलस्टोन्स है, जैसे कि 5 इयर्स डाउन द लाइन आपको बड़ी कार खरीदी करनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको बड़ा बंगलो खरीदी करना है, आपके बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, उसके लिए अगर आपके पास इनफ पैसा एट दैट मोमेंट नहीं हो तो आप फाइनेंशियली सफोकेट होते हो। आपको हमेशा ये स्ट्राइव करना चाहिए कि आपके लाइफ के फाइनेंशियल माइलस्टोन्स कंप्लीट करने के लिए इनफ पैसा एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपके पास होना चाहिए। आप हैप्पी रिच कह सकते हो। हैप्पी रिच बनने के मेरे अकॉर्डिंग 4 स्टेप्स है। आज हम बात करेंगे थर्ड स्टेप के बारे में, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फील्ड में मैं हूँ 4, 4.5, 5 सालों से। एक ही क्वेश्चन मुझे इन्वेस्टर्स पूछते हैं, मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे और मुझे रिटर्न कितने आए हैं। ये समझना जरूरी है। आप जितने आपके पोर्टफोलियो का डाउनसाइड प्रोटेक्ट करोगे, जब भी मार्केट नीचे जाता है, जो कि जाता ही है, एट दैट मोमेंट आपके पोर्टफोलियो का जितना डाउनसाइड प्रोटेक्ट करोगे उतना आपका अपसाइड, जब भी मार्केट अच्छा होगा, अपसाइड निखार के आएगा। उसके लिए ये अप्रोच होना जरूरी है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो उसके लिए आप प्रोटेक्शन क्या ले रहे हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। आप रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स के मार्फत, क्योंकि ऑनलाइन वेबिनार है तो मुझे समझ में तभी आएगा कि आपको टॉपिक समझ रहा है कि नहीं, जब भी आप चैट बॉक्स के मार्फत मुझे कम्युनिकेट करोगे। ये करंटली मार्केट लेवल्स है 75 डेज के पीरियड में, बिटवीन जनवरी 2020 टू मार्च 2020 39% ड्रॉप हुआ मार्केट ड्यू टू कोरोना कर्सर्स। उसके बाद ऑलमोस्ट 105% का वन वे रैली हुआ है। अभी रीजन समझते हैं ये रैली क्यों हुआ है। मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए
या फिर माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं आप। व्हाई मार्केट ग्रोज अप, प्राइमरी रीजन क्या होता है जब भी बुल मार्केट होता है या मार्केट ऊपर जाता है, उसके रीजंस होते हैं। सो आप जरा चैट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या लगता है क्या रीजंस होते हैं। शुभम जी ने कहा है एफआईआई बाइंग, यस करेक्ट करेक्ट। दो प्राइमरी रीजंस होते हैं जिससे मार्केट ऊपर चलता है, बुल रन चलता है। सो उसका रीजन क्या है, दोनों चेक होने चाहिए तो बुल रन चलेगा। एंटीसिपेशन ऑफ एवरेज रेट वैल्यू, यस। रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता तो नो डाल दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग दो रीजंस होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मतलब एक्चुअल में दो रीजंस होते हैं। एक तो लिक्विडिटी, मार्केट में कितना पैसा है, खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए लोगों के पास। तो जितना ज्यादा लिक्विडिटी बुल मार्केट चलेगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट, जो कंपनियां लिस्टेड है वो जितना ज्यादा प्रॉफिट करेगी, लोगों में इच्छा होगी कि मैं वो उसके स्टॉक खरीदी करूं। सो प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए और लिक्विडिटी होना चाहिए। सो अभी हम देखते हैं एक्चुअल में रियलिटी में क्या सीन है। सो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, जरा चैट बॉक्स में डालिए। ये आप अगर वर्ड में लिख सकते हो ये नंबर तो जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। एक नंबर लिखा हुआ है वो चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। अगर आपको लिखने का आता है, मुझे तो नहीं समझा ये नंबर कैसे लिखते हैं। नॉट पॉसिबल सर, शिव प्रसाद जी, यस। सो मैंने सीधा गूगल कर दिया। सो ये है 28 ट्रिलियन डॉलर, ये जो नंबर है अराउंड 28 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी मतलब जिनको नहीं पता, कितना बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग कितना होता है, सर्विसेज कितने होते हैं और एग्रीकल्चर इनकम कितना होता है, तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर होता है इंडिया में। और ये नंबर है 28 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इंडिया के 140 करोड़ पॉपुलेशन जितना बिजनेस करती है उससे ये 10 टाइम्स ज्यादा नंबर है। पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 28 ट्रिलियन डॉलर छापे गए हैं या छपने वाले हैं आने वाले टाइम में। इतना बड़ा कैश यूएस की फेडरल रिजर्व बैंक, जापान की बैंक ऑफ जापान और यूरोपियन यूनियन की सेंट्रल बैंक, इन्होंने प्रिंट किया है फॉर कमिंग आउट ऑफ कोरोना क्राइसिस। अभी ये कितना एक्सटेंट है, कितना ज्यादा पैसा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था फर्स्ट इसमें। आप सब आपके माइक ऑन ऑफ कर लेना प्लीज। सो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इंडिया के जीडीपी के 10 टाइम्स ज्यादा पैसा मार्केट में आया है लास्ट 1.5 ईयर्स में, 15 मंथ्स में। और एक सेकेंड एग्जांपल देता हूँ ये कितना बड़ा पैसा है। तो फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है वो 1914 में फॉर्म हुई। 1914 से लेके 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तक उन्होंने छापे थे कितने, 3 ट्रिलियन डॉलर। यहाँ पे देख सकते हो आप, 3 ट्रिलियन डॉलर। 95 ईयर्स में 3 ट्रिलियन डॉलर्स। और नेक्स्ट 13 ईयर्स में ये 3 ट्रिलियन डॉलर्स के हो गए हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं 29 ट्रिलियन डॉलर्स। सो नेक्स्ट 17 सालों में ऑलमोस्ट 26 ट्रिलियन डॉलर पैसे छापे हैं यूएस की सेंट्रल बैंक ने। बैंक ऑफ जापान अलग, यूरोपियन यूनियन अलग। सो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा मार्केट में है करंटली। सो हमारा पहला रीजन था जब भी बुल मार्केट होता है तो उसका रीजन होता है लिक्विडिटी। सो एक्सेस, एक्सट्रीमली ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इंटरनेशनल मार्केट में है। इसका परिणाम क्या होता है, जो भी चीज एक्सेस होती है उसके भाव नीचे आते हैं। सो एग्जैक्टली डॉलर का भाव नीचे आया है लास्ट आफ्टर कोरोना क्राइसिस, आप देख सकते हो। सो आप रुपी डॉलर को कंपेयर मत कीजिए, एक डॉलर इंडेक्स होता है उसको कंपेयर कीजिए, डॉलर अगेंस्ट 6 करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। सो उसमें डॉलर का डेप्रिसिएशन आया है। इसका परिणाम क्या होता है, जब भी डॉलर डेप्रिशिएट होता है, डॉलर डिप्रिशिएट कभी होता है, एक्सेस लिक्विडिटी यूएस में होता है। अभी यूएस के बारे में हम क्यों बात करते हैं, दुनिया का जो जीडीपी है उसका 25% जीडीपी यूएस का है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे कंजम्पशन ज्यादा है। सो यूएस के रेफरेंस से हम बात करते हैं, वही रेप्लिकेट होता है बाकी सब कंट्रीज में। सो जब भी यूएस में एक्सेस लिक्विडिटी होती है, आप देख सकते हो ब्लैक कलर की लाइन, वो लिक्विडिटी आती है इमर्जिंग मार्केट में और इमर्जिंग मार्केट ऊपर चलता है। सो आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन ये डॉलर इंडेक्स है। जब भी डॉलर डेप्रिशिएट होगा ड्यू टू एक्सेस लिक्विडिटी,
इमर्जिंग मार्केट में इंडिया जैसे कंट्री में पैसा आएगा, जो कि आया है। अभी शुभम जी ने कहा कि एक्सेस लिक्विडिटी, एफआईआई बाइंग। सो पैसा जब भी आता है तो क्या होता है इंडिया में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गोज डाउन। मतलब कोरोना क्राइसिस के लॉकडाउन के पहले अगर मैं धंधा करता था तो मुझे इंटरेस्ट पे पैसा उठाना पड़ता था 10-12% पे। एक्सेस लिक्विडिटी आया मार्केट में, सो कैपिटल की कॉस्ट कम हो गई, सो शायद मुझे अभी 5-6% पे ही पैसा मिल जाता है। सो मेरे 5% इंटरेस्ट बच गया, जो कि मेरे प्रॉफिट में एडअप हो रहा है। सो मेरा रिटर्न ऑफ कैपिटल बढ़ गया, जितना मैं धंधे में पैसा डाल रहा हूँ उसमें मेरा रिटर्न ऑफ कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट बच रहा है ड्यू टू एक्सेस कैपिटल। एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस हैज गॉन अप। आप देख सकते हो लास्ट 15-16 महीनों में मोस्ट ऑफ द लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर में काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री और बहुत सारे लोग। सो जो कंपनियों की, लिस्टेड कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ गया है, क्योंकि जो इम्प्लॉय कॉस्ट होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है, वो पूरा सब बच रहा है उनका। सो ये 3 प्राइमरी रीजंस है। सो आप देख सकते हो, डिस्पाइट अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि दुकानें तो बंद है बहुत सारी, मतलब आप मुंबई सिटी में रहते हो तो आज आज ही से परमिशन मिला है टिल रात को 8 बजे तक दुकानें चालू कर सकते, नहीं तो इतने महीने से ऑलमोस्ट दुकानें हाफ बंद थी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स थे। सो बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, ट्रैवल टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, बहुत सारे होटल्स बंद हो गए हैं, कोई खरीदे नहीं कर रहा है। सो सो मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसे लग रहा है कि इकोनॉमी गो डाउन कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। एक्चुअल में क्या है डेटा हम देखते हैं। ये कंपैरिजन है अक्टूबर टू दिसंबर 2020, मतलब Q3। Q1 ऑफ 2020 पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन इंडिया में। सेकेंड क्वार्टर में पार्शियल लॉकडाउन खुलते गया, और थर्ड लॉकडाउन में ऑलमोस्ट खुल गया था, दिवाली थी और फेस्टिवल सीजन था। तो रिजल्ट्स देखते हैं। सो Q2 को, मतलब जुलाई सितंबर टू सितंबर 2020 को अगर कंपेयर करते हैं Q3 से, तो 10% की सेल्स ग्रोथ आई। ऑफ कोर्स क्योंकि जुलाई टू सितंबर 2020 में लॉकडाउन थे पार्शियल, जो कि खुल गए तो सेल्स बढ़ गए, लोगों ने मार्केट में जाके खरीदी करना स्टार्ट कर दिया। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं, मतलब दिसंबर 2019 को अगर कंपेयर करते हैं दिसंबर 2020 से, तो सिर्फ 2% की ग्रोथ थी, क्योंकि स्टिल लोगों के जॉब्स गए थे। दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे, कोरोना क्राइसिस पूरा नहीं गया था। सो ईयर ऑन ईयर 2% ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखिए आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16%, और ईयर ऑन ईयर जो सिर्फ 2% सेल्स बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है 60% से। ये क्यों हुआ है? 3 रीजंस के वजह। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया, मतलब मैं कम इंटरेस्ट पे पैसा उठा सकता हूँ, सो इंटरेस्ट का पैसा बच रहा है मेरा। एफिशिएंसी बढ़ रहा है बिजनेस का, क्योंकि लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। तीसरा एक रीजन है इसमें, अगर आपको याद होगा सितंबर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने, जब कोरोना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, टैक्स रेट रिड्यूस करके 25% पे लाए फॉर ओल्ड कॉर्पोरेट्स, और नए धंधे के लिए 17% लेके आए, जो कि पहले 35% हुआ करते थे। सो आप कोई अच्छे एमएनसी या अच्छे कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आप अच्छे टैक्स, ऊपर वाले टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आप टैक्स भरते हो 35%, लेकिन आपकी कंपनी भरती है आइदर 17% या फिर 25%, जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टैक्स रेट है फॉर कॉर्पोरेट्स। सो टैक्स का भी पैसा बच रहा है कॉर्पोरेट्स का, इंटरेस्ट का पैसा, टैक्स का पैसा बच रहा है, और एफिशिएंसी बढ़ गया है, इसके वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। सो जैसे मैंने आपको कहा, बुल रन के लिए 2 चीजें चाहिए, एक्सेस लिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको बताई, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताई क्यों आ रही है। सो इसका परिणाम क्या हुआ देखिए। ये 3 कंट्रीज है, सॉरी ये कंपैरिजन कंट्रीज है हमारे इमर्जिंग मार्केट से, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। ये क्वार्टर वाइज कितना पैसा बाहर से ये कंट्रीज में गया है, मतलब अप्रैल मई जून 2020 स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, उसके बाद पार्शियल लॉकडाउन, उसके बाद पूरा ओपन मार्केट, उसके बाद पूरा ओपन मार्केट और सेकेंड लॉकडाउन। ऐसे 5 क्वार्टर का डेटा देखिए, बाहर से कितना पैसा आया है ये कंट्रीज में। सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एवरी क्वार्टर
डिस्पाइट लॉकडाउन, डिस्पाइट 4.5 लाख पर डे केसेस ऑफ कोरोना, एवरी क्वार्टर एफआईआईज ने पैसा डाला है। एफआईआईज मतलब बाहर की इंस्टीट्यूशन, उनको कोई लगाव नहीं है इंडिया से। आप देख सकते हो बाकी कंट्रीज में कभी पैसा निकाला है, कभी पैसा आया है, कभी निकाला है, कभी आया है। सिर्फ इंडिया ऐसे कंट्री है जहां पे एवरी क्वार्टर पॉजिटिव पैसा आया है। रीजन है एक्सेस लिक्विडिटी। एक्सेस लिक्विडिटी है तो ये कंट्रीज में भी जाना चाहिए, लेकिन ये कंट्रीज में नहीं जा रहा है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है इंडियन कॉर्पोरेट्स के पास, इसके वजह से ये पैसा आ रहा है। और रीजन आपने देखा होगा, वन वे रैली बना है मार्च 2020 से लेके आज तक। मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है नीचे आएगा नीचे आएगा, रुके हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वन वे रैली हुआ है। सो पॉइंट है ऐसा कब तक चलेगा। सो आगे बढ़ने से पहले चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा चैट बॉक्स में आप डाल के रख सकते हो, एंड ऑफ द सेशन में आंसर दूंगा, या फिर अगर टॉपिक को रिलेटेड है तो तभी के तभी मैं दे सकता हूँ। और सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए। सो मुझे समझेगा टोटल 41 लोग हैं, और ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ऐसा कब तक चलेगा? जब तक रिफ्लेशन नहीं आएगा। रिफ्लेशन मतलब क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ जाओगे आप तो आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि मार्केट कैसे फंक्शन करता है। सो यहाँ पे मैंने टॉप 10 इकोनॉमीज के गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब इंडिया में आप कंपेयर करते हो तो रिजर्व बैंक का अगर आप बॉन्ड लेते हो तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है, और वो कंट्री का इन्फ्लेशन। ये डेटा है ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर 2020 का। अभी लेटेस्ट डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। सो जो इंटरेस्ट होता है ना वहाँ के बॉन्ड बॉन्ड का, मतलब रिजर्व बैंक के एफडी का, शॉर्ट सबको समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, रिजर्व बैंक के एफडी का ये रेट है। इंडिया में 5.88 था अक्टूबर 2020 में, करंटली ये 6.25 के आसपास है, और इन्फ्लेशन भी आसपास इसके ही है। तो एफडी का रेट मैं सबको समझने के लिए बोल रहा हूँ, टेक्निकली आई एम नॉट राइट, बट फॉर कन्वीनियंस ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, जितना भी एफडी का रेट होता है इन्फ्लेशन से ये करस्पॉन्ड करता है। अगर इन्फ्लेशन ये 10% हो गया, एफडी का रेट भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन अगर ये कम हो गया तो एफडी का रेट भी कम हो जाएगा। सो हम यूएस का ट्रैक करते हैं, क्योंकि यूएस का ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। 25% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इज यूएस। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अक्टूबर 2020 में यूएस में एफडी रेट थे 0.82, इन्फ्लेशन था 1.2। सो जब भी यूएस में इन्फ्लेशन आएगा, ये नंबर 2.5% के पास जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां पे एफडी का रेट हो जाएगा 2%, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में से पैसा निकल जाएगा। जो हमारा पहला क्राइटेरिया है फॉर बुल रन, लिक्विडिटी, वो इंडिया में से निकलेगी और इंडिया में क्रैश आएगा। सिंपल मैंने बताया, यूएस में जब भी ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा 2.5% के आसपास जाएगा, 2.5% के आसपास, वहां के एफडी के रेट बढ़ जाएंगे 2%, और यूएस का जो बंदा है जिसके पास बहुत पैसा है एट दिस मोमेंट, वो सोचेगा इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिस्की इंडियन या फिर इमर्जिंग मार्केट, मैं गवर्नमेंट की एफडी कर देता हूँ यूएस में 2% की। 2% बहुत होते हैं यूएस में, आप इंडिया से मत कंपेयर कीजिए, यूएस में 2% बहुत ज्यादा होते हैं। सो ये पॉइंट है कि इन्फ्लेशन जब भी आएगा, इन्फ्लेशन कभी आएगा मैं आपको बताता हूँ, और आपको 4 पॉइंटर्स ट्रैक करने हैं। ये पॉइंटर्स अगर मीट कर जाते हैं तो इंडिया में से पैसा निकलेगा, इंडिया में स्टॉक मार्केट क्रैश आएगा। जब भी क्रूड ऑयल प्राइस $75 पर बैरल हो जाएगा या उससे एक्सेस होगा, तो इंडियन कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी कम होने चालू होती है। सो हमारा सेकंड क्राइटेरिया ऑफ बुल मार्केट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स, वो हर्ट होना चालू होती है जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम $75 पर बैरल से ऊपर चलते हैं। करंटली ये 75 के आसपास है। सो ये पॉइंटर आपको वॉच करना है, प्रॉफिटेबिलिटी निकल जाएगी धीरे धीरे। अगर ये शार्पली बढ़ जाता है $100 पर बैरल तक,
तो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी इंडियन कॉर्पोरेट्स की और मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया हमारा मीट नहीं हो रहा है बुल मार्केट का। उसके बाद डॉलर रिमेन्स वीक अगेंस्ट मेजर करेंसीज। डॉलर जितना वीक रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में आपको बताया, डॉलर वीक कभी रहता है, एक्सेस लिक्विडिटी यूएस में होता है। एक्सेस लिक्विडिटी कभी होता है, जब भी इन्फ्लेशन कम होता है यूएस में। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ये जो लिक्विडिटी है कम होना लगती है यूएस में, और डॉलर स्ट्रांग होने लगता है, और डॉलर स्ट्रांग होगा, इंडिया से पैसा बाहर निकलेगा। सो आपको ये पॉइंटर देखना है। और लास्ट पॉइंटर, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ यूएस स्टार्टेड इंचिंग अप। जैसे मैंने आपको ये स्लाइड में बताया, ये जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, मतलब एफडी के रेट, सिर्फ आप गूगल में सर्च कीजिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ यूएस, आपको दिखेगा 1.25% है। अगर ये 2% हो जाता है तो इंडिया में से पैसा बाहर निकलेगा और मार्केट क्रैश आएगा। अगर ये 1.25% करंटली है, अगर ये 2% तक शार्पली जाता है, तो जितना शार्प मूवमेंट इन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ यूएस, उतना ही शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ये आपको समझना है। सो आपको सिर्फ ट्रैक कीजिए 10 ईयर बॉन्ड, करंटली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ यूएस, गूगल में सर्च कीजिए, इसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर ये जितना शार्पली अपवर्ड राइज होगा टूवर्ड्स टू इंडियन मार्केट, शार्पली उतना नीचे आएगा। सो ये चारों पॉइंट्स क्या कवर करते हैं? चारों पॉइंट्स कवर करते हैं लिक्विडिटी कितनी रहेगी मार्केट में, और इंडियन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी। अभी पॉइंट, आई होप आपको ये समझ में आया। काइंडली रिपीट क्रूड ऑयल रेट फंडा। यस, क्रूड ऑयल रेट का फंडा सिंपल है। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, सो इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं। सो जितना क्रूड ऑयल ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा, सो गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट को जब भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो इंडिया के ऊपर कर्जा है, सो इंडिया का कर्जा बढ़ जाता है। इंडिया का कर्जा बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट पेमेंट पे पैसा ज्यादा जाता है। यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, मैं अगर धंधा कर रहा हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है, आज मुझे 5% पे पैसा मिल रहा है, तो जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो शायद मुझे 7, 8, 9, 10% पे पैसा लेना पड़ेगा। 2013 को याद कीजिए, 2012-13 में यूपीए 2 गवर्नमेंट था, क्रूड ऑयल प्राइसेस 147 को टच कर गए थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम पे था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, महंगाई 11-12% हो गई थी इंडिया में। सो सिंपल आप ध्यान में रखिए, जितने क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, उतनी इंडियन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। सो आप दो चीजें ट्रैक कीजिए, चार भी नहीं, दो चीजें ट्रैक कीजिए। क्रूड ऑयल प्राइस देखिए, 75 के ऊपर जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का जितना 2% के टूवर्ड्स जाएगा, उतनी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सो फॉर लिक्विडिटी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ यूएस, फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स डॉलर, सॉरी, ये क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये दो चीजें आप स्पॉट कीजिए, आपको समझ जाएगा कभी आने वाला है क्रैश। एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आएगा आपको क्या हो सकता है। सो ये दो फैक्टर है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है स्पेशली, बिगेस्ट। बिगेस्ट क्यों बात कर रहा हूँ? तो अगर आप इंटरनेशनल न्यूज ट्रैक करते हो, तो जो यूएस ने ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डॉलर प्रिंट किए हैं। सो एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में तो ऐसा रुपी प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी यूएस इकोनॉमी है। सो उन्होंने क्या किया, कोरोना क्राइसिस में से बाहर निकलने के लिए सबके अकाउंट में पैसा डाल दिया है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, यूएस ने डाल दिया, हर एक नागरिक के अकाउंट में पैसा डाल दिया है। और कितना पैसा डाला है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर मैं यूएस का नागरिक हूँ, जॉब करता हूँ, तो जितना मैं पैसा कमाता हूँ साल महीने में, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिया है। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा पैसा लोगों के अकाउंट में है, लोगों के पास है। अभी पॉइंट ऐसा है, लॉकडाउन था, वर्ल्ड में लॉकडाउन था, यूएस में लॉकडाउन था, ट्रैवल टूरिज्म बंद था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, कार के सेल्स नहीं हो रहे थे। सो लोगों के पास पैसा है लेकिन स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो ये पैसा कहाँ जा रहा है? सो ये पैसा जा रहा है, ये स्लाइड में आप देख सकते हो, इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में।
एक्चुअल में ये पैसा जाना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था यूएस में ये पैसा जाना चाहिए था कि लोग चीजें खरीदे, कार खरी गाड़ियां खरीदे, ट्रैवल करे, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदे। तो जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे, यूएस की बात कर रहा हूँ, उतना इकोनॉमी चलेगा, लोगों के इनकम राइज होंगे और पूरा यूएस चलेगा। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है यूएस में, क्योंकि लोग असेट्स में पैसा डाल रहे हैं, लोग चीजों में, वस्तुओं में पैसा नहीं डाल रहे, गुड्स में पैसा नहीं डाल रहे, सर्विसेज में नहीं डाल रहे, असेट्स में पैसा डाल रहे हैं। अभी कभी ना कभी ये रिवर्स हो जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे, कभी ना कभी तो लोग ट्रैवल करना चालू करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदेंगे यूएस में एक्सेस पैसे से। तो जब भी ये चालू करेंगे वहां पे लोग एक्सेस में खरीदी करना, आप जितने भी लोगों ने आप में से कॉमर्स पढ़ा है, जितना लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं उतना महंगाई बढ़ती है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो जब भी यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया है कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर 2% तक शार्पली चले जाते हैं यूएस में, इंडिया में शार्प मार्केट में क्रैश आएगा। सो ये बिगेस्ट वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, इतनी जो एक्सेस लिक्विडिटी है, वो वर्ल्ड में अभी तक कभी थी नहीं। और जो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसा कभी चीज इकोनॉमिक्स में हुआ नहीं है। सो ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और एक मैं डेटा देता हूँ आपको। अभी जो जो लोग बैठे बैठे हुए हैं इंडिया में भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि न्यू इन्वेस्टर आने के वजह से पैसा आया है, तो लोग सोच रहे हैं कि घर पे बैठे क्या करूँ, शेयर मार्केट में पैसा डाल के कुछ करते हैं। तो आप देख सकते हो यूएस का मार्केट, एक बफेट इंडिकेटर होता है मार्केट वैल्यूएशन का, मार्केट कैप टू जीडीपी बोलते हैं। टेक्निकलिटीज में मत जाइए, जिनको नहीं पता सिर्फ नंबर देखिए। 207.2% है, जो कि सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू है यूएस का मार्केट। 150 साल के यूएस के हिस्ट्री में इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मार्केट कभी था नहीं यूएस का। और ये यूएस का मार्केट एक्सपेंसिव हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि लोग खर्चा ही नहीं कर रहे, उनकी यूएस की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ ही नहीं रही है, फिर भी मार्केट इतना एक्सपेंसिव है, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया ह्यूमंगस है, लिक्विडिटी। सो ये बहुत ज्यादा है। इंडिया में आप कंपेयर करते हो तो इंडियन मार्केट करेंटली मार्केट कैप टू जीडीपी ये 100% के लेवल पे आसपास है। सो फेयरली वैल्यूड है। क्यों ऐसा है? लिक्विडिटी तो है, यूएस से बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में आ तो रहा है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली इंडियन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने उसके आपको 3 रीजंस बताए। सो इंडियन मार्केट ये फेयरली वैल्यूड है, लेकिन यूएस मार्केट ये सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। सो ये जब भी लोग वहां पे चीजें खरीदना चालू करेंगे, असेट में से पैसा बाहर निकलेगा, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा और ये मार्केट क्रैश होगा, और इंडिया में भी शार्प क्रैश होगा। पॉइंट ऐसा है कि ये शार्प क्रैश 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, या नेक्स्ट 6 महीने में होगा, कोई नहीं बता सकता है। अगर उसके लिए आप प्रॉपरली प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन मैं आज सिर्फ 5 ही शेयर करूंगा। अगर उसके लिए आप सही से प्रिपेयर करो क्रैश के लिए, उसमें आप अच्छे से फाइनेंसेस या फिर इन्वेस्टमेंट हैंडल कर लेंगे, तो नेक्स्ट बुल रन में आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मार्च 2020 में 2 महीने का क्रैश आया, मतलब जनवरी टू मार्च 40% क्रैश हुआ मार्केट। इन्वेस्ट कोई कर नहीं पाया, क्योंकि कोई प्रिपेयर नहीं कर था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इतना बड़ा शार्प क्रैश होने वाला है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर रहते और प्रॉपरली आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होता वो क्रैश के लिए, तो आप देखिए 105% का रैली हुआ है पोस्ट फर्स्ट लॉकडाउन, और उसका पूरा बेनिफिट आपके पोर्टफोलियो को मिल जाता। सो पॉइंट ये वेबिनार का है कि इतना बड़ा जो रैली आया है, सो ऐसा क्लियर कट दिख रहा है कि शार्प क्रैश आएगा मार्केट में। उसके लिए आप प्रिपेयर हो तो नेक्स्ट बुल रन में आपका पैसा बहुत बनेगा। एक मैं यूएस मार्केट का आपको चार्ट बताता हूँ, लोग कभी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहे हैं हाईलाइटेड, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट ये है, लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए ये पॉइंट पे, नीचे वाले रेक्टेंगल बॉक्स में, नीचे वाले रेक्टेंगल बॉक्स में, नीचे वाले रेक्टेंगल बॉक्स में। वैसा नहीं करते लोग, यहाँ पे इन्वेस्ट करते।
जैसे करंटली चालू है आईपीओ मार्केट में, टोटल कचरा कंपनियों में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ये रेक्टेंगल बॉक्स में है करंटली। सो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, ये फॉल के लिए, ये फॉल के लिए, ये फॉल के लिए। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो बुल रन होगा उसमें बहुत ज्यादा पैसा आप बनाओगे, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाओगे, ये पॉइंट है। सो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। आज मैं सिर्फ आपके साथ 5 चीजें, बेसिक चीजें ये करूंगा, शेयर करूंगा। सो आगे बढ़ने से पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक्स यस। सो 5 चीजें क्या है, सीक्रेट्स क्या है, 5 चीजें क्या है जो रिच लोग होते हैं ना, ये 5 चीजें करते हैं। ये बेसिक है एकदम, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी, लेकिन मैं आपको वापस रीइंफोर्स करना चाहता हूँ। बेसिक है ये, इससे भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है लॉकडाउन्स को, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मार्केट क्रैश को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये बेसिक आपको करना ही चाहिए। सीक्रेट नंबर 1, प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी आप बोलोगे ये इकोनॉमिक्स चालू था, शेयर मार्केट चालू था, एक सडनली हेल्थ पे क्यों आया है? सो विथ रेफरेंस टू आप कितना पैसा कमाओगे, आपके फाइनेंसेस में आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ हेल्थ रिलेटेड। यूएस का डेटा है लास्ट 30 इयर्स का। यूएस का डेटा इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यूएस को हम रेप्लिकेट करते हैं आफ्टर 20 to 30 इयर्स डाउन द लाइन। इकोनॉमी को उनके, यूएस के जैसी इकोनॉमी है इंडिया की, लेकिन उनके पीछे चलते हैं 25, 30, 40 साल, और ऐसा डेटा इंडिया में अवेलेबल होता नहीं है। सो ये जो ग्रे कलर की लाइन दिख रहे हैं ना, ये है ह्यूमन कैपिटल। मतलब सिंपल लैंग्वेज में 25 से लेके 60 तक, एज के 25 से लेके 60 तक आप कितना पैसा कमाते हो, वो उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होता है ये येलो लाइन का। येलो लाइन है एजुकेशन, मतलब आपका एजुकेशन कितना है। मेरे ओपिनियन में आज सबको एजुकेशन है। 20-25 साल पहले जब भी मैं ग्रेजुएशन पे था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे होता था कि मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, मतलब लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, साइंस को जाना है लेकिन एडमिशन नहीं है, मेडिकल को जाना है एडमिशन नहीं है, ऐसे था। आज ऐसे नहीं होता है। सो एजुकेशन को आप निकाल दीजिए, सबको एजुकेशन, जिसको या जो चाहिए वो मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो सेकंड लाइन को आप ट्रैक कीजिए, ब्लू कलर की लाइन। आपकी हेल्थ कैसे है उसके ऊपर मैटर करेगा आप फाइनेंशियली कैसे हो। जितनी ज्यादा हेल्थ अच्छी, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, उतना ज्यादा पैसे का जो उपभोग है वो आप कर पाओगे। ये चार्ट बताता है। अभी सेकंड उल्टे तरीके से मैं आपको बताऊं, ये भी यूएस का चार्ट है। यूएस में 35,000 पर डॉलर से जिनका इनकम कम है, ऐसे तबके में 22.8% लोगों को हेल्थ कंसर्न्स है। सो जैसे ही इनकम बढ़ने लगता है, हेल्थ कंसर्न वाले लोग धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सो मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ जितना हेल्थ कंसर्न्स कम है उतना आपका इनकम ज्यादा है। सो हेल्थ के ऊपर आप फोकस कीजिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको 1.5 मिनट का वीडियो बताऊंगा, उसमें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो बंदे की, वो बहुत रिस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, उनकी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, जीरो से स्टार्ट करके स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी। इंडिया में कितना डिफिकल्ट होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी बनाना। सो हेल्थ एंड वेल्थ का कैसे डायरेक्ट कोरिलेशन है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। वीडियो स्टार्ट करूंगा तभी सिर्फ बताइए मुझे कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं, चैट बॉक्स में बताइए। I am Madhukar Talwalkar. Today I have just completed 87 years of my wonderful life, and I am a very well-known physical culturist in this country. To change oneself, it is never too early and it is never too old. Please take care today
Start. Even if you are young, start today. You are fortunate. Even if you are elder, start today. You are still fortunate. If you are old, you are more wiser and you are still fortunate. Start today. Just give ears to this. What a disgrace it is for a man to grow old without ever seeing the beauty and strength of which his body is capable of. I'm so fortunate. I'm very much grateful to God, my wife, my family, my entire family, my children, grandchildren, brothers, their families, and my all the friends for always they have showered blessings on me and their best wishes. Today I'm at my best of my health. My body never complains about anything. My knees have never troubled me. My lower back has never troubled me. My heart is at its best. But then when I go back, what my so my efforts, my guidance from my father, my mother, the food they have given me, the food I eat, the discipline and the life I am enjoying. And really, if I tell you, today I am a man of abundance. If you take care about your health, exercise, food, and your mind, sleep, I don't think nothing can happen to you. So take care of exercise. Love your body forever till last. Take care of every centimeter, every point of your body. Your nose, your cheeks, your hair, your thighs, your back, every part of the body. I hope on my 87th birthday, what I have shown you, you have accepted my motivation and inspiration, and I hope you will change your life too. So ये वीडियो के बाद आई गेस मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है कैसा डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आपकी हेल्थ एंड वेल्थ। इनको मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। सो एवरी टाइम पहली कन्वर्सेशन ये होती है कि मैं मेरे हेल्थ की कैसे ख्याल कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे पूछा जाता है। और ये खुद बोलते हैं कि मैं 120 साल जीने वाला हूँ। और आपने देखा होगा फिटनेस एट द एज ऑफ 87। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, फुल्ली एक्टिव है वो, 120 साल जिएंगे। सो पॉइंट सिंपल है, हेल्थ का ख्याल कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हो क्या क्या करना है। सीक्रेट नंबर 2, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज, आपके ब्रेन का आप ख्याल कीजिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट कीजिए। 20, 25, 30 साल पहले ऐसे होता था कि जिसका स्किल सेट ज्यादा है वो ज्यादा सक्सेसफुल। लेकिन करंटली आप ओलंपिक देखते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ओलंपिक में आपने देखा होगा स्किल सेट मैटर नहीं करता है। वो ओलंपिक को जो क्वालिफाई करता है सबका स्किल सेट सेम होता है, लेकिन जिसका मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है या ब्रेन के ऊपर कंट्रोल ज्यादा है वो परफॉर्म करता है, वो मेडल लिस्ट में आता है। सो पॉइंट सिंपल है, आज के टाइम पे ब्रेन का ख्याल करना, माइंड को आपको बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ पे वेपन्स के साथ या बड़े बड़े सुखोई या फिर बहुत सारे अभी जो इंडिया ने खरीदे हैं, ऐसे वेपन्स के साथ कोई वॉर होने वाला है नहीं, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आपका अलग हो सकता है, लेकिन वेपन्स के साथ बिल्कुल भी वॉर नहीं होगा। नेक्स्ट वॉर और वॉर लड़ा जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया के साथ। आपके ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली अटैक हो रहा है, ये इजीएस्ट वे है आपके ब्रेन के ऊपर अटैक होने का। 2 एग्जाम्पल देता हूं मैं कैसे अटैक किया जाता है आपके और मेरे ब्रेन के ऊपर। ग्लैंड फार्मा नाम की एक कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इन इंजेक्टेबल्स एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कितने लोगों को ग्लैंड फार्मा नाम की कंपनी पता है? जरा चैट बॉक्स में यस डालिए। ये बनाती है इंजेक्टेबल एपीआई, मतलब जो इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी में जो दवाई जाती है उसमें वो एक्चुअली दवाई का जो कंटेंट होता है, इसमें ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया में। फुल्ली प्रॉफिटेबल कंपनी, फुल्ली डेट फ्री कंपनी। इसका आईपीओ आया था दिवाली के पहले। कितने लोगों ने अप्लाई किया था? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। बहुत ब्यूटीफुल कंपनी है ये, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, in terms of सब गवर्नेंस, in terms of बैलेंस शीट,
स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। लेकिन लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं किया। रीजन था, जैसे ही आईपीओ आता है, अभी बहुत सारे आपने आप आईपीओ देखेंगे, कचरा कंपनी, टोटल कचरा कंपनी, लेकिन लोग पैसे दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, लेकिन ग्लैंड फार्मा में लोगों ने पैसा नहीं अप्लाई किया। रीजन था, जैसे ही रिव्यू आए मार्केट में, ये एक स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो मेरा सेशन खत्म होने के बाद, जी या फिर जो भी मीडिया हाउसेस है उनके रिव्यूज देखिए ग्लैंड फार्मा के बारे में। सो एक बताता हूँ आपको, शुड इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू चाइनीज बैक्ड ग्लैंड फार्मा। यहाँ पे डेलिबरेटली चाइनीज ये वर्ड डाला गया। डेलिबरेटली मैं क्यों बोल रहा हूँ? रियलिटी किसने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की। रियलिटी ये थी, ये जो कंपनी है ये 1976 में फॉर्म की एक इंडियन साइंटिस्ट ने, हैदराबाद बेस्ड साइंटिस्ट ने। 2014 में इनको कैपिटल की गरज पड़ी, तो कैपिटल इन्होंने रेस किया फ्रॉम फोसुन फार्मा नाम की एक चाइनीज नंबर 1 फार्मा कंपनी है। इन्होंने ये कंपनी में, ग्लैंड फार्मा में 74% स्टेक खरीदा, और फोसुन फार्मा को अभी वो स्टेक निकल जाना है, मतलब उसमें से। सो आईपीओ लाया उन्होंने अपना स्टेक बेचने के लिए। सो फोसुन फार्मा जो चाइना की कंपनी है नंबर 1, उनका जो स्टेक ये कंपनी में 72% था, पोस्ट 6000 करोड़ के आईपीओ के बाद वो स्टेक रिड्यूस होके 56% होने वाला था। सो मेरे एज अ इंडियन पैट्रियोटिक सिटीजन, मेरे ओपिनियन में बहुत गर्व की बात है, एक इंडियन आदमी ने चालू की हुई प्रॉफिटेबल बहुत ब्यूटीफुल कंपनी, जो कैपिटल के गरज के वजह से फोसुन फार्मा ये चाइनीज कंपनी को बेचनी पड़ी 72%, वो हम वापिस खरीद रहे हैं थ्रू आईपीओ 16%, मतलब 56% रहेगा फोसुन फार्मा का शेयर। तो मेरे लिए तो ये बहुत पैट्रियोटिज्म की चीज है। लेकिन कैसे प्रेजेंट किया गया, उसका परिणाम क्या हुआ, जो भी लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनको पता होगा कि जोमेटो का आईपीओ था क्यूआईबी सेगमेंट, मतलब जो म्यूचुअल फंड वगैरह एफआईआईज अप्लाई करते हैं। एनआईआई मतलब आप और मेरे जैसे जो रिच लोग होते हैं, जो 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं, और आरआई मतलब आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 2 लाख से कम अप्लाई करते हैं, इनका ये कोटा होता है। सो जोमेटो का भी आईपीओ आया था, सब आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। सो जोमेटो का आईपीओ क्यूआईबी सेगमेंट में 52 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, एचएनआई में ऐसे ही कुछ सब्सक्राइब हुआ, रिटेल में 7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ये जो जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन वो बुरी कंपनी है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जो ग्लैंड फार्मा बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें आप देखिए क्यूआईबी सेगमेंट में 3 to 4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एचएनआई सेगमेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं और रिटेल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें जितना कोटा था वो फुलफिल ही नहीं हुआ, अंडर सब्सक्राइब रहा ये आईपीओ, क्योंकि चाइना 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 बोल के इसको ऐसा कर दिया। लिस्ट होने के बाद 1500 रुपए का आईपीओ था, लिस्ट हुआ 1800 रुपए पे। जैसे लिस्ट हुआ, मीडिया में न्यूज आई, एक मैं कटिंग आपको बताता हूँ, आफ्टर स्लो आईपीओ ग्लैंड फार्मा, यहाँ से चाइनीज हट गया, ग्लैंड फार्मा फाइंड्स मोर टेकर्स इन द सेकेंडरी मार्केट, ऐसा न्यूज किया गया। आज ये ग्लैंड फार्मा का भाव है 3910। 7 से 8-9 महीनों के बीच में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न बन चुके हैं, क्योंकि ये कंपनी ही बहुत अच्छी है। लेकिन आपके ब्रेन के ऊपर अटैक किया गया, मीडिया जो भी उनके हिडन एजेंडाज है, मुझे पता नहीं क्या हिडन एजेंडाज होते हैं, ऐसा अटैक किया गया। सो आपको अप्लाई करना चाहिए था, जो नहीं किया लोगों ने रिटेल में, और आज ये कंपनी का देखिए रेट क्या है। सेकेंड एग्जांपल देता हूँ, सोना कॉमस्टार नाम की एक कंपनी है, जून 15 को उसका आईपीओ आया था। उसमें सिचुएशन अलग थी, ऐसा चाइना वगैरह नहीं था, उसमें एक मीडिया ने न्यूज फैलाई, मीडिया और सोशल मीडिया ने, ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ से होता है, कौन डिसाइड करता है, मेरे को नहीं मालूम, सीरियसली मैं आपको बोलता हूँ, 2002 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम था नहीं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कंपनी है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, 291 का स्टॉक आज 425 रुपए पे है। एक महीने में कितने रिटर्न जनरेट हुए। जो कंपनी में ग्रे मार्केट नहीं है, उस वो कंपनी का भाव 425 हो गया एक महीने में। सो आप सोच सकते हो, ये जो आपके ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर अटैक किया जाता है, उसमें से आप कैसा बचोगे, आपको डिसाइड करना है।
और एक एग्जांपल देता हूँ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एक वेबिनार में से मैंने ये स्लाइड उठाई है। आप में से कितने लोग चाइना को हमारा दुश्मन समझते हैं? ये क्वेश्चन जब भी मैं पूछता हूँ ना, एक भी ऐसा वेबिनार नहीं है जिसमें लोगों ने नहीं बोला है कि चाइना को दुश्मन नहीं समझता हूँ, सब यस बोलते हैं। क्या रियलिटी में चाइना दुनिया का दुश्मन है? देखते हैं। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद चाइना ने बोरो किया है पैसा 4 बिलियन यूरोज। 4 बिलियन यूरोज कितने होते? 4.75 बिलियन डॉलर्स। इतना पैसा बोरो किया है यूरोप से। कितने इंटरेस्ट पे? निगेटिव 0.152। निगेटिव इंटरेस्ट पे 4 बिलियन यूरोस चाइना ने बोरो किया है। इसका उल्टा मतलब है यूरोपियन लोगों ने, आप और मेरे जैसे यूरोपियन लोगों ने चाइना को 4 बिलियन यूरोस का कर्जा दिया है 5, 10, 15 सालों के लिए निगेटिव इंटरेस्ट पे। अगर चाइना वर्ल्ड का दुश्मन होता तो इतना बड़ा ज्यादा पैसा दुनिया ने चाइना को निगेटिव इंटरेस्ट रेट पे दिया होता है क्या? सो पॉइंट है, इकोनॉमिक्स को, पैसे को कोई रिलीजन, कोई कांग्रेस बीजेपी, कोई नरेंद्र मोदी राहुल गांधी होता नहीं है। सो आप इसके पीछे पड़ोगे और हिडन एजेंडास को फॉल प्रे करोगे सोशल मीडिया और मीडिया के। आपके खुद के फाइनेंशियल लाइफ को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। सो पॉइंट यही था। सो कैसे प्रोटेक्ट करना है? तो ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बनना है ये जो हैप्पी रिच मेंटालिटी रखते हैं। हैप्पी रिच का मतलब मैंने आपको बताया। और 20 मिनट्स रीडिंग कीजिए, 20 मिनट तक आप रोज रीडिंग कीजिए। ट्रस्ट मी, इसमें आप ये सब सोशल मीडिया के बम्बार्डमेंट में आपको, अगर आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, 20 मिनट तक आप रोज रीडिंग कीजिए, अच्छा रीडिंग कीजिए। बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे आजू बाजू वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि ये रीडिंग वीडिंग मेरा काम नहीं है, मैं बुक पढ़ने लगता हूँ ना तो सो जाता हूँ। ट्रस्ट मी, ये आपके अच्छे के लिए है। इससे आपके फैमिली का, आपका बहुत फायदा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2-3 महीना करके देखिए। बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, करके देखिए 2-3 महीने तक, 20 मिनट तक रोज। आपका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगा अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट नंबर 3, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश में से या फिर आने वाले 10 साल में आपको, विच वॉज द सेकेंड आईपीओ एग्जाम्पल, सोना कॉमस्टार नाम की एक कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है। Yes. So protecting, secret number 3, protecting your wealth from tax. टैक्स जैसे ही लोगों के माइंड में आता है 31 जुलाई और टैक्स डिक्लेरेशन, ये माइंड में आता है। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट अलग है। मेरा पॉइंट ये है, जब भी कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रियल एस्टेट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, आपके माइंड में कुछ चीजें पहले आनी चाहिए। 99.99% ये चीज आती है, मुझे रिटर्न कितना मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ टाइम। रिटर्न्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ व्हाट यू इन्वेस्ट इन। रिटर्न आर द फंक्शन ऑफ टाइम। सो रिटर्न्स को आप छोड़ दीजिए। इंडिया जैसे कंट्री में आप इन्वेस्ट करोगे डिसिप्लिन से, प्रिंसिपल्स फॉलो करके, तो आपके रिटर्न जनरेट होंगे, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है। पॉइंट ये है टैक्सेशन कैसे आप उसका कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, शॉर्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप में से कितने लोग स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में या फिर स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, ये देखते हैं कि वो कंपनी कितना डिविडेंड देती है, मतलब डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में आप में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? चैट बॉक्स में डालिए यस। या फिर डिविडेंड के लिए कितने लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक चैट बॉक्स में डालिए यस। तो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डालते हो डिविडेंड के लिए, तो एज पर इंडियन टैक्सेशन लॉ, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपके ऊपर 35.88% का टैक्स चार्ज किया जाता है डिविडेंड के ऊपर। मतलब 1 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड आया तो बाकायदा मुझे 35,000 रुपीज गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देने हैं। सो मुझे टैक्स बचाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो डिविडेंड यील्ड स्कीम्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिविडेंड यील्ड स्कीम्स
और डिविडेंड प्लान, ये दो अलग चीजें हैं। डिविडेंड प्लान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड, आदित्य बिरला डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो फंड्स होते हैं ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो मुझे डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है, सो मुझे डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो मैं बीपीसीएल का स्टॉक लूंगा, कोल इंडिया लूंगा, एनटीपीसी खरीदूंगा, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन खरीदूंगा, टीसीएस खरीदूंगा, इन्फोसिस खरीदूंगा, आईटीसी खरीदूंगा। यही सब स्टॉक्स ये फंड्स में होते हैं। लेकिन कैसा बेनिफिट होता है मेरा? एज पर इंडियन टैक्सेशन लॉ, डिविडेंड यील्ड जब भी डिविडेंड म्यूचुअल फंड के स्कीम में होता है, मतलब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में होता है, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स है, उनको जब भी डिविडेंड मिलेगा तो वो उनके हाथ में टैक्स फ्री होता है। सो मेरा क्लियर कट 35% बचता है, रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ डायरेक्ट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में डिविडेंड यील्ड फंड्स में इन्वेस्ट करूँ तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था कैसे आपका सोच चलना चाहिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स बचाना है आपको, बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा जब भी आप वो लिक्विडेट करोगे उसके ऊपर टैक्सेशन का इम्पैक्ट कैसे आने वाला है, उसका कैलकुलेशन डे वन पे आपके पास होना चाहिए, तो ही आप रियल इस्टेट में फॉर्चून बना सकते हो। बहुत सारे लोग एफडी में पैसा डालते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इंटरेस्ट ये डायरेक्टली चार्जेबल होता है आपके बैलेंस शीट, आपके टैक्स में। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 लाख की एफडी कर 10 लाख की एफडी कर दी 5 साल के लिए, कम्युलेटिव एफडी है, मतलब मुझे सब इंटरेस्ट सब 5 साल के बाद मिलने वाला है। फिर भी एवरी ईयर मुझे जो इंटरेस्ट मिलता अक्रू होता है उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। इसका मतलब 5 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो भी इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर टैक्स में आज ही भर रहा हूँ। पैसा मेरे इंटरेस्ट का पैसा मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है, फिर भी मुझे टैक्स भरना है। तो ये समझना चाहिए। सो आपको डेट म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन होता है इन टर्म्स ऑफ एफडी। सो ऐसे सब बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं टैक्स बचाने के, लेकिन अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है तो आप आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। सीक्रेट नंबर 4, घिसा पिटा सबने आपने सुना होगा, अगर आप फाइनेंशियली अवेयर हो, इन्फ्लेशन से बचना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 1985 में 1 करोड़ जिन्होंने एफडी बनाई 1 करोड़ की, आज लाइट ब्लू कलर की लाइन देखिए, 1 करोड़ के हो गए 8 करोड़। आप में से बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन 1985 में 1 करोड़ रुपए में जितनी चीजें खरीद सकते थे उतनी चीजें खरीदने के लिए आज 12 करोड़ रुपए लग रहे हैं। सो डायरेक्टली लास्ट 35 इयर्स में 4 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि आपने बैंक एफडी में इन्वेस्ट किया है। ग्रे कलर की लाइन देखिए, अगर आपने सिर्फ सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता 1 करोड़ रुपीज, तो आज उसका हो जाता 115 करोड़ रुपया, और सिर्फ आपने अच्छे प्रॉफिटेबल कंपनियों में इन्वेस्ट किया होता तो आज हो जाता 120 करोड़ रुपया। सो पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, जब भी इन्वेस्ट करते हो इन्फ्लेशन, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, सोच ये होती है कि एग्जाम्पल देता हूँ, मुंबई में 1990s में 1 BHK का भाव था 10 लाख रुपया, आज भाव है 1.5 करोड़ रुपया। सो 15 टाइम्स के रिटर्न जनरेट हुए। आपको समझना पड़ेगा ये रिटर्न सिर्फ 8.5% के है, और यही किसी का तो माइक ऑन, बता दो मैं माइक ऑफ कर दीजिए सबके। और हाँ, तो आपको समझना पड़ेगा लास्ट 35 इयर्स में इन्फ्लेशन 7.5% एवरेज है, उसके अगेंस्ट आपको 8-8.5% के रिटर्न्स मिले। इन वे हाथ में आपके 1-1.5% ही आया है। सो 10 लाख का 1.5 करोड़ होना लास्ट 30 इयर्स में ये कोई अच्छी बात, मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक्रेट नंबर 5, प्रोटेक्टिंग योर टाइम। आपके मेरे लाइफ में सबसे मतलब जिसको बोलते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट असेट कौन सा होगा, तो टाइम। टाइम को ध्यान दीजिए, रिटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ टाइम। आप टाइम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो? टाइम को वेस्ट मत कीजिए। पेइंग इंटरेस्ट इज अ वेस्टिंग योर टाइम। आप
अगर आपके ये बिलीफ है कि आपको घर खरीदना है, तो वो तो होम लोन लेना ही पड़ता है। तो आपकी ये एक बिलीफ है, एक लिमिटिंग बिलीफ है आपके मन में कि घर लेने के लिए लोन लेना ही पड़ता है। अगर आपका अवेयरनेस बढ़ाओ, आपका नॉलेज बढ़ाओ, आपका इन्वेस्टमेंट का स्किल्स बढ़ाओ, आपके प्रोफेशन का स्किल्स बढ़ाओ आप, तो इंडिया जैसे कंट्री में आराम से आप विदाउट होम लोन घर ले सकते हो। सो आप ऐसे लिमिटिंग बिलीफ मत डालिए। इंटरेस्ट भरना ये वेस्टिंग योर टाइम है। टाइम कैसे वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट में, एक एग्जांपल देता हूँ। 2000 आप में से कितने लोगों को लगता है टीसीएस एंड नेस्ले, ये दो कंपनियां हैं, ये नेक्स्ट 10 इयर्स में बंद हो जाएगी? जरा चैट बॉक्स में डालना प्लीज, अगर आपको लगता है कि टीसीएस एंड नेस्ले, ये कंपनियां, नेस्ले मतलब मैगी खाना छोड़ देंगे आफ्टर 10 इयर्स, और टीसीएस बंद हो जाएगी मतलब जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इंडिया की, वो बंद हो जाएगी। ऐसे आप में से कितने लोगों को लगता है? ओके, सो 2008 में जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में एफडी के रेट्स थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 ईयर एफडी रेट दे रही थी 11.75% फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, 1-2 महीने के लिए। सो मैंने मेरे मदर की 1 लाख रुपए की एफडी बनाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाके। एफडी बनाने के लिए 1 किलोमीटर का लाइन था। आप में से जो लोग 2008 में शेयर मार्केट में थे उनको पता होगा ये सिचुएशन था। अगर मुझे टाइम ऑप्टिमाइजेशन की अकल होती तो मैं वही 1 लाख रुपीज नेस्ले के स्टॉक में डालता। अगर नेस्ले के स्टॉक में मैंने डाला होता, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डिविडेंड मिलता 2,500 रुपया, 1 लाख रुपए पे 2,500 रुपया। यही 1 लाख रुपया अभी मुझे जनरेट कर रहा है 21,000 रुपए का डिविडेंड, अगर मैं 2008 के वो टाइम पे नेस्ले के स्टॉक में पैसा डालता तो। अगर टीसीएस के स्टॉक में मैं पैसा डालता 2008 में 1 लाख रुपीज, तो मुझे 3,500 रुपए का डिविडेंड मिलता। आज वही डिविडेंड बढ़ के हो गया वही 1 लाख रुपया 14,000 रुपया जनरेट कर रहा है, और वही 11.5% वाला एफडी आज 4.75% इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। सो इसको बोलते हैं, ये वन ऑफ द मेथड है टाइम ऑप्टिमाइजेशन की। एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको ये देखना है टाइम ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हो आप, अगर आपकी ये सोच है। सो पॉइंट सिंपल है, रिटर्न से आपका ध्यान उठाइए, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, टाइम ऑप्टिमाइजेशन ऐसी सोच रखिए, तो ही आप जो नेक्स्ट क्रैश आएगा उसमें आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट कर पाओगे, और नेक्स्ट बुल रन में आप काफी ज्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाओगे। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा यहाँ से या इसके बाद मेरे कम्युनिटी के बारे में बताने के लिए। सो आज का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। ग्रेट। सो ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए एक मेरा वर्कशॉप होता है, उसका नाम है द बिलियनियर प्लेबुक। बिलियनियर लोगों की, रिच लोगों की सोच कैसे कैसे होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल जो लोग होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मेरे इन्वेस्टर है, सो पर्सनली नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, पर मेरे मेरे जो इन्वेस्टर्स है या फिर मेरे जो प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे रिटर्न्स कितना मिलेगा। रिच लोग ऐसा नहीं सोचते। रिच लोग सोचते हैं कि मैं जो इन्वेस्ट करने चाह रहा हूँ उसका वैल्यूएशन कितना मेरे फेवर में है। अगर मुझे वैल्यूएशन नहीं समझता तो मैं कोशिश करता हूँ, नॉलेज बढ़ाता हूँ इसका वैल्यूएशन समझने के लिए, ये सस्ता है कि महंगा है। अगर फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं एडवाइजर की सलाह लेता हूँ, लेकिन विदाउट वैल्यूएशन समझे हुए कोई चीज में मैं पैसा नहीं डालता हूँ। ऐसे रिच लोगों की सोच होती है। जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें टैक्सेशन का इम्पैक्ट कैसे आने वाला है। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, टैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं सोचते, 15 साल के बाद क्या होने वाला है। जो रिच लोग होते हैं कोई भी असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, टैक्सेशन का इम्पैक्ट डे 1 पे उनको पता होता है, कैलकुलेशन होता है। थर्ड चीज, जो चीज में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, जब भी मैं बेचूंगा उसमें लिक्विडिटी होगी क्या। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट होने वाला है, ऐसा मैं 15 साल से सुन रहा हूँ। अभी तक कितना काम हुआ है मुझे नहीं पता। लोगों ने 15 साल से प्रॉपर्टी खरीद के रखा है।
आज बिक नहीं रहा है और रेंटल पे कोई बंदा मिल नहीं रहा है, सो लॉस ही लॉस है। सो लिक्विडिटी है कि नहीं? अभी एक आईपीओ आने वाला है 4 अगस्त को, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। 161 करोड़ का आईपीओ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, अगर मैं आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो बेचने के लिए कोई खरीदार भी तो होना चाहिए इतने 161 करोड़ के छोटे फ्री फ्लोट में। ऐसे सोच होती है रिच लोगों। और चौथी चीज कॉस्ट, जो इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग येस बैंक में अटके हुए हैं। सो येस बैंक में आपको कॉस्ट लग रही है। अगर वही 1 लाख रुपीज आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट किए होते तो 750 का स्टॉक 1500 हो गया, लेकिन येस बैंक बैठा हुआ है 12 रुपए पे। सो पॉइंट है कॉस्ट। तो ऐसे सब चीजें आपको सीखने मिलेंगी द बिलियनियर प्लेबुक में। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कल, परसों और वेडनेसडे को होगा ये 7 to 8 के बीच में। इसमें आपको ये सब चीजें सीखने मिलेगी, हाउ टू प्रोटेक्ट योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बाय करना है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे बाय करना है, ये टैक्स सेविंग सीक्रेट्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, टाइम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, ये सब सीखने मिलेगा। सो आप में से कितने लोगों को ये वर्कशॉप अटेंड करने में इंटरेस्ट है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। फिर मैं इसकी नॉर्मल फीस बताऊंगा, फिर इसके साथ क्या क्या बोनसेस मैं आपको दूंगा, वो क्या क्या ऐड बोनसेस मैं आपको दूंगा, उसको क्या होंगे वो बताऊंगा। और एंड ऑफ द सेशन 15 मिनट्स के लिए मैं ये जो फीस होगी उसमें एक डिस्काउंट रखूंगा। सो आप नेक्स्ट 15 मिनट्स में, मतलब एंड ऑफ द सेशन 15 मिनट्स में अगर आप पे करते हो तो एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ट्रस्ट में ये जो फीस है इससे आपके फाइनेंशियल लाइफ को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है, ऐसा मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। सो इसका नॉर्मल फीस है 2999। एंड ऑफ द सेशन तक रुकते हो तो आपको एक डिस्काउंट देने वाला हूँ मैं। ये फीस में आपको बोनस नंबर 1, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। स्टेप 1 है हैप्पी रिच लाइफ बनाने की, आपको कर्जा मुक्त होना पड़ेगा। कर्जा लेके घर लेना पड़ता है, होम लोन के विदाउट घर नहीं ले सकते, ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। विदाउट कर्जा, या फिर आपके ऊपर कर्जा है तो उसमें से कैसे निकलना है, ये सब आपको सीखना मिलेगा। 16, 17, 18 अगस्त को ये वर्कशॉप होगा। बोनस नंबर 1। बोनस नंबर 2, अगर आप में इच्छा है कि एट द एज ऑफ 45, 50 अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए तो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान के वेबिनार में 30, 31 और 1 सितंबर को सीखने मिलेगा। बोनस नंबर 2। बोनस नंबर 3 ऑफकोर्स ये जो आज का टॉपिक के ऊपर द बिलियनियर प्लेबुक का वर्कशॉप है, जो कल ट्यूसडे वेडनेसडे होने वाला है। बोनस नंबर 4, इसके साथ जो वर्कशीट में देता हूँ 7000 कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। बोनस नंबर 5, मार्केट आउटलुक सेशन। जैसे ये सेशन का जो फर्स्ट पार्ट था इकोनॉमिक्स के ऊपर, वैसे ही सिंपल लैंग्वेज में मैं करंट मार्केट के इकोनॉमिक्स आपको समझाता हूँ मंथली वंस। उसके बाद आप डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के, तो आपके डिसीजंस रैशनल और लॉजिकल और आपको फ्रूटफुल होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो ये आपको मिलेगा। 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो ये फीस में, मतलब 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल की ये फीस है। बोनस नंबर 6, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, सो एक्सपर्ट्स होते हैं। सो क्वार्टरली वंस ये नॉलेज सीरीज होगी, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज। बोनस नंबर 7, अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया, आपके ब्रेन को आपको प्रोटेक्ट करना है तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। सो ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी है, 121 लोग इसके ऑलरेडी मेंबर है। ये क्लोज ग्रुप है FB का, जिसमें मैं इनसाइडर इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताता हूँ जो मुझे आते हैं, और जो मीडिया में आपको 2-3 साल बाद पता चलेंगे। जैसे कि एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले 2-3-5 साल में आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करो तो। क्यों, लॉजिक क्या है, सब आपको वो फेसबुक ग्रुप पे पता चलेगा। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। 2015 के स्टाइल से आप इन्वेस्ट करोगे, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे,
अपने इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपके हाथ में से ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया ग्रोथ स्टोरी की नेक्स्ट 5 to 10 years की, वो आपको निकल जाएगी। सो ये सब स्मार्ट चीजें आपको सीखने मिलेगी मंथली वंस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज इन्वेस्टर सीरीज में। सो ये 8 चीजें हैं, 3 वर्कशॉप, टूल किट्स, ईयरली एफबी की मेंबरशिप, क्लोज ग्रुप की, मार्केट आउटलुक सेशन मंथली वंस, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज क्वार्टरली वंस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज मंथली वंस। सो ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल है, इसकी नॉर्मल फीस है 2999। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए एक डिस्काउंटेड लिंक दूंगा। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए आप में से कितने लोग ये कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर आप पार्ट बनना चाहते हो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको लिंक देता हूँ उसकी जिसमें आप पे कर सकते हो, जो डिस्काउंटेड लिंक होगा। कितना डिस्काउंट है नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। कितने लोग इंटरेस्टेड है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड ये कम्युनिटी का पार्ट बनने में। ओके, सो ये कम्युनिटी का अगर पार्ट बनना है आपको, तो मैंने लिंक्स भेजे हैं आपको चैट बॉक्स में। नेक्स्ट 15 मिनट्स में अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का 1 ईयर का मेंबरशिप आपको अगर लेना है तो इसका कॉस्ट 2999 नहीं है, सिर्फ आपको भरने पड़ेंगे 1999। फीस है सिर्फ 1999। नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए ये लिंक्स एक्टिव होंगे, चैट बॉक्स में एक्टिव है। 1999 भरना है, 1 ईयर का मेंबरशिप। ये 8 बोनसेस आपको मिलेंगे और ट्रस्ट मी ये फेसबुक के ऊपर भी लाइव है वेबिनार। अगर आपको ये 8 चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद आपको लगता है कि ये वर्थ नहीं है, तो मैं आपको रिफंड दूंगा पूरे फीस का। और मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपको जो मिलने वाला है 1999 में, वो आपके फाइनेंशियल लाइफ को बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकता है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सोच चेंज हो सकती है, जिससे आपको 5 to 10 years डाउन द लाइन आप एक अबंडेंट फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हो। ये मेरा पर्सनल गारंटी है, ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का मेंबर बनने के बाद। सो आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आज का सेशन खत्म हो चुका है। प्रणब जी ने कहा है मैंने एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, मीराई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में 2000 ईच एसआईपी किया है। आई वुड सजेस्ट एक ही फंड में कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके ऊपर लॉजिक है, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर, शॉर्ट में बताता हूँ, कोई भी फंड मैनेजर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है तो उसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है। सो एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल में जो स्टॉक्स होंगे वही ऑलमोस्ट मीराई बैंकिंग फाइनेंशियल्स में होंगे ऑलमोस्ट। लेकिन दो दो अलग अलग एक ही थीम वाले फंड में इन्वेस्ट करने से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का कोरिलेशन मैट्रिक्स बिगड़ जाता है और आपके रिस्क बढ़ जाती है, रिटर्न्स आपके सप्रेस हो जाते हैं। सो कोई भी एक फंड में कीजिए। एसबीआई अच्छा है कि मीरा अच्छा है, कोई भी नहीं बता सकता है। या हेलो सर, मैंने Yes. एसबीआई को तो बहुत 2-3 साल पहले किया था। हाँ, तो अभी मेरा एक्सेस तो नया लॉन्च हुआ ना, राइट। हाँ, इसलिए मेरे एक्सेस में भी थोड़ा कुछ कर लिया। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपने सुना है। हाँ, एसबीआई में ही मैं बढ़ाई। जानता हूँ जो एक ही फंड में इन्वेस्ट कर, मैंने एक ही सेम कैटेगरी में हो गया। हाँ, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है उसमें। सेम और कैटेगरी में हो गया, मैं समझ रहा हूँ ना। मैंने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है और भी कुछ म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है टोटल। हाँ, एक्सिस म्यूचुअल फंड में है, एसबीआई डीएसपी ब्लैक रॉक में है। तो मेरा एसेट्स नया लॉन्च किया और मेरा एसेट्स में जो और भी फंड था, मेरा एसेट्स इमर्जिंग बिजनेस फंड, हाँ, तो उसमें बहुत रिटर्न बहुत दिया है वो फंड में। तो मेरा एसेट्स का जो फंड हाउस है उसका 2-3 फंड मैंने एसआईपी किया है 2 फंड में, तो उसका रिटर्न अच्छा लगा। हाँ, इसलिए मैंने सोचा इसमें भी कुछ कर दूं। यस यस, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एसबीआई के साथ हाँ, जाइए आप। ऐसा मेरा सजेशन है हाँ, आपको। वो इसके तो हाँ, एसबीआई तो चल रहा है। एसबीआई जब 34 रुपीज था तब मैंने एसआईपी शुरू किया।
ओके ओके। सो आपको इसके बारे में सीखना है कैसे म्यूचुअल फंड चॉइस करते हैं, तो आप ये जो सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान है, ये वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो, जिसमें म्यूचुअल फंड कैसे चॉइस करना है, कितना एसआईपी करना चाहिए कौन से फंड में, ये सब आपको सीखने मिलेगा। ओके। या ना मेरा तो अभी 5 फंड में है, 5 फंड में मैंने जस्ट मैंने एक ही फंड एसबीआई और मीरा एसेट्स को मैंने एक फंड चूज किया है। ओके ओके। हाँ, ऐसे करके मान लीजिए जो क्या बताऊं, जो एसबीआई फाइनेंशियल सर्विस और मीरा एसेट्स फाइनेंशियल 2 फंड है, किंतु कैटेगरी तो 1 है ना। यस, हेलो, कैटेगरी 1 है। yes, ऐसे कैटेगरी लेकर मैंने 5 फंड में यूज किया है, 5 yes, कैटेगरी में। यस यस हम्म, यस, या वही चलिए। चल रहे हैं। यस यस थैंक यू यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस। भावेश जी, हेलो हेलो सर। एक मिनट। हाँ भावेश जी, थैंक्स फॉर द पेमेंट, और आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स में लिंक आ जाएगा आपके मोबाइल पे फेसबुक ग्रुप का, और मेरा पर्सनल नंबर भी मैं देता हूँ। सो ये नंबर से आएगा, ये मेरा नंबर सेव कर दीजिए आपके मोबाइल में, क्योंकि जो ये अपडेट्स आते हैं अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी के, तो वो ब्रॉडकास्ट में भेजता हूँ। ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस आपको तभी आएंगे जब भी आप मेरा नंबर आपके फोन बुक में सेव होगा। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको लिंक आएगा। यस बाला साहब जी, या हाँ हेलो, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बढ़िया सेशन हुआ सर, एकदम थोड़ा क्या है सिचुएशन, वो हमें थोड़ा सा अपडेट Yes. मिला आपसे, थैंक यू सर। सर एक्चुअली में एक फंड जो है वो हाँ. उसके बारे में मैंने सुना है, हाँ. कोटक का नया कुछ फंड निकला है सर, कोटक इनोवेशंस फंड ऐसा करके है सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहूंगा सर। देखिए कैसा है मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। 5 फिंगर स्ट्रेटेजी का आपने वेबिनार अटेंड किया है, जो आप तो कम्युनिटी मेंबर हो, तो उसको स्टिक यस रही है। हाँ, उसको स्टिक रही है, आपको अच्छे रिटर्न्स हाँ मिलेंगे। नहीं, उसको मैं स्टिकी हूँ सर, और हाँ. वही अभी मैं उसमें वो आपने 5 फिंगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही मैं प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट अभी Yes. उसके ऊपर मैं प्लान बना रहा हूँ, और वो जल्द से जल्द मैं करने वाला हूँ। बट Great. सर ये जो है ना एक कोटक इनोवेशन फंड, वो शायद पूरा, मैंने उसका एक ये सुना था जस्ट मेरे दोस्त से, तो वो पूरे जो अदर के इंटरनेशनल कंपनीज है उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा सा राय जानना चाहता था सर, ये एग्जैक्टली हाँ, ये आपका मत है। मैं आपको बताता हूँ, 2 स्लाइड कोटक में। इनोवेशन यस करके सर वो। यस, मैं आपको 2 स्लाइड बताता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन के, उसके बाद आप डिसाइड यस कीजिए। यस 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 सर। ये एक स्लाइड देखिए। दुनिया की सब कंपनियां, मतलब यूरोपियन कंपनीज, यूएस की कंपनी और जापान की कंपनी, जनरली सो यूएस मार्केट इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन, कभी भी गिर सकता है, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि 2 क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे, लिक्विडिटी मीट हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मीट हो रही है। सो ये अनजस्टिफाइड है यूएस में। ये एक स्लाइड, और दूसरी स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स में मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है और बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है, डॉलर जो होगा ना वो वीक रहेगा, वीक। ये जो डॉलर है ना वीक रहेगा। सो डॉलर जितना वीक रहेगा, नीचे आएगा ना, उतना इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा। इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है, जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडियन कॉर्पोरेट्स का, प्रॉफिट कैपिटल नहीं होता है। सो कैपिटल इजीली अवेलेबल है, इजीली कैपिटेबल है, तो ग्रोथ है तो इंडियन मार्केट में भी ग्रोथ है। सो फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब 2001 से 2010, यूएस मार्केट ने 0% के रिटर्न्स दिए, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही पोजीशन था। आप देख सकते हो यहाँ पे 2003 से लेके 2010 तक डॉलर कैसे डेप्रिशिएट हो रहा है, और इमर्जिंग मार्केट में कैसा पैसा आ रहा है। लेकिन 2010 से लेके 2020 तक आप देख सकते हो, 2010 से लेके 2020 तक यहाँ पे था डॉलर, अप्रिशिएट हुआ है, और इमर्जिंग मार्केट में पैसा नहीं आया है उतना ज्यादा। सो इंडियन मार्केट में डॉलर टर्म्स में 3 से 4% से ज्यादा रिटर्न नहीं दिए। यूएस मार्केट ने ह्यूमंगस रिटर्न दिए, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है। नेक्स्ट 10 इयर्स डॉलर वीक होते जाएगा, ऐसा मानना है लोगों का। सो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा। सो इंडियन मार्केट मेरे ओपिनियन में आने वाले 10 साल में बहुत अच्छे लेवल पे है। वापिस ये स्लाइड पे लेके जाता हूँ आपको।
एक सेकेंड, करंटली इंडियन मार्केट ये फेयरली वैल्यूड जोन में है। यहाँ से कोई भी शार्प करेक्शन आता है, अपॉर्चुनिटी बनती है आपको इन्वेस्ट करने में इंडियन मार्केट में, क्योंकि सब इंडिया के फेवर में है, बिजनेस साइकिल इंडिया के फेवर में है। गवर्नमेंट के जो आपने अगर दूसरा सेशन सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कैसे PLI स्कीम, NI नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन किया है, उसके वजह से बहुत अच्छे पॉजिटिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं। सो मेरे मन में कोई डाउट नहीं कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले 3-4-5 साल। तो ऐसा कोई चीज दिखता नहीं है कि US में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। मेरा पर्सनल कोई इन्वेस्टर का या मेरा पैसा इंटरनेशनल मार्केट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। ओके ओके, यस 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 यस। सो और कुछ क्वेश्चंस? सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन लेने में मुझे बहुत मजा आया, और सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो व्हाट्सएप ग्रुप का आप पार्ट बने हो उसका आप पार्ट बने रहिए, क्योंकि ऐसे सेशंस आपको होते रहेंगे। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इसके जो इनवाइट्स भेजता हूँ मैं, वो आप इनवाइट आपके फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजते जाइए, तो आपके नियर एंड डियर वंस फ्रेंड्स को भी ये ऐसे वेबिनार्स का फायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपने जो मुझे 1 hour 15 minutes का टाइम दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आज का सेशन खत्म हुआ ऐसे अनाउंस करता हूँ और वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।